क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब धरती पर सिर्फ होमो सेपियंस ही नहीं थे, बल्कि हमारी तरह दिखने वाले और भी 6 ह्यूमन स्पीशीज थे। लेकिन आज सिर्फ हम ही बचे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम बच गए और बाकी सब खत्म हो गए? कैसे एक कमजोर जानवर से हम इस पूरी दुनिया के मालिक बन गए? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस ऑडियो बुक में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिस्कवर विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं युवाल नोआ हरारी की फेमस बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे हम इंसान यहाँ तक पहुँचे। अगर आप नॉलेज और इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में कुछ खास तरह के जानवर रहते थे जिन्हें हम आज ह्यूमंस कहते हैं। लेकिन उस समय ये कोई खास जानवर नहीं थे, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी थे। नेचर में कोई स्पेशल पावर नहीं थी। ये ना तो सबसे स्ट्रांग थे और ना ही सबसे फास्ट और ना ही सबसे डेंजरस, बल्कि ये तो खुद दूसरे बड़े जानवरों का शिकार बन जाते थे। आज से लगभग 1 लाख साल पहले तक धरती पर कम से कम 6 अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज रहती थी, जैसे होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सोलेंसिस और हमारी स्पीशीज होमो सेपियंस। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हम होमो सेपियंस ही बच गए। बाकी सभी ह्यूमन स्पीशीज धीरे धीरे खत्म हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब है 3 बड़े रिवॉल्यूशंस जिन्होंने इंसान की पूरी हिस्ट्री बदल दी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। ये करीब 70,000 साल पहले हुआ। इस रिवॉल्यूशन में अचानक एक बदलाव आया। हमारे दिमाग में अचानक एक बदलाव आया। हमारे एंसेस्टर्स ने एक यूनिक एबिलिटी डेवलप कर ली, इमेजिनेशन और लैंग्वेज की पावर। हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते थे और बात कर सकते थे जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरे जानवर सिर्फ रियल चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट कर सकते थे, जैसे देखो वहाँ एक शेर है या यहाँ पर खाना है। लेकिन होमो सेपियंस ने कुछ अलग किया। हम इमेजिनरी चीज़ों के बारे में भी बात करने लगे, जैसे गॉड, नेशंस, कंपनीज, ह्यूमन राइट्स। ये सब चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम सब ने मिलकर इन पर बिलीव करना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं शेयर्ड मिथ्स या इमेजिन रियलिटीज। ये शेयर्ड मिथ्स बहुत पावरफुल थे क्योंकि इनकी वजह से हजारों लाखों लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते थे। दूसरे जानवर सिर्फ 50-100 के ग्रुप में कोऑपरेट कर सकते थे, वो भी सिर्फ अगर वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हों। लेकिन होमो सेपियंस हजारों अननोन लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते थे, बस एक कॉमन बिलीफ की वजह से। यही रीजन था कि हम इतने सक्सेसफुल हो गए। इस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने हमें लैंग्वेज भी दी जो बहुत फ्लेक्सिबल थी। हम अपने आइडियाज शेयर कर सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे और स्ट्रेटजीज बना सकते थे। हम अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते थे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब हम बाकी एनिमल से अलग हो गए। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। हम अफ्रीका से बाहर निकले और यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और फाइनली अमेरिकाज तक पहुंच गए। जहां भी हम गए वहां की बाकी ह्यूमन स्पीशीज और बड़े जानवर धीरे धीरे खत्म होने लगे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमने ही उन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया, या तो सीधे मार के या फिर कंपटीशन में हरा के। इस समय के सेपियंस बहुत अडेप्टेबल थे। वो अलग अलग क्लाइमेट्स में रह सकते थे, अलग अलग फूड्स खा सकते थे और अलग अलग टूल्स बना सकते थे। उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की एबिलिटी ने उन्हें हर इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की पावर दी। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही थी जो हमें बाकी स्पीशीज से सुपीरियर बनाती थी। अब आता है दूसरा बड़ा रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। करीब 12,000 साल पहले कुछ सेपियंस ग्रुप ने हंटिंग और गैदरिंग छोड़कर फार्मिंग करना शुरू कर दिया।
वो एक जगह सेटल होने लगे और क्रॉप्स उगाने लगे। पहली नज़र में ये एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है, राइट? लेकिन युवाल नोवा हरारी इसे हिस्ट्री बिगेस्ट फ्रॉड कहते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मिंग ने एक्चुअली हमारी लाइफ को हार्डर बना दिया। हंटर गैदरर्स की लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो डिफरेंट तरह के फूड खाते थे, कम घंटे काम करते थे और ज़्यादा हेल्दी थे। लेकिन फार्मर्स को दिन भर खेतों में हार्ड वर्क करना पड़ता था। वो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पर डिपेंड थे, जैसे वीट, राइस या कॉर्न। अगर फसल खराब हो जाती तो भूख से मर जाते थे। उनकी डाइट भी कम वेरिड हो गई थी, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ गई। तो फिर लोगों ने फार्मिंग क्यों चूज की? क्योंकि फार्मिंग से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सकता था। इसका मतलब था कि ज़्यादा लोग एक एरिया में रह सकते थे। पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और एक बार जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो वापस हंटिंग गैदरिंग पर लौटना इम्पॉसिबल हो गया। हम फंस गए थे। हरारी का कहना है कि एक्चुअली वीट ने ह्यूमंस को डोमेस्टिकेट कर लिया, ना कि ह्यूमंस ने वीट को। वीट एक रेयर ग्रास थी, लेकिन फार्मिंग की वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गई। ह्यूमंस वीट की केयर करते रहे, उसके लिए हार्डवर्क करते रहे, और वीट प्रॉस्परस होती गई। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो सोचने पर मजबूर करता है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी को कम्प्लीटली बदल दिया। अब लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में रहने लगे, जो धीरे धीरे विलेजेस, फिर टाउन्स, फिर सिटीज बन गए। जब ज़्यादा फूड अवेलेबल था तो कुछ लोग फार्मिंग छोड़कर दूसरे काम करने लगे, जैसे क्राफ्ट्स, ट्रेड, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर एटसेट्रा। इससे सोशल हायरार्कीज बनी। कुछ लोग रूलर्स बन गए, कुछ प्रीस्ट, कुछ सोल्जर्स और बाकी ऑर्डिनरी फार्मर्स और लेबरर्स। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ ही प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट भी आई, जो लैंड, हाउसेस और लाइव स्टॉक्स के ओनर बन गए। इनइक्वालिटी बढ़ने लगी, रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता गया। इसके साथ ही वॉर्स भी ज़्यादा होने लगे, क्योंकि अब लोगों के पास वैल्यूएबल चीज़ें थी जो दूसरे लोग छीनना चाहते थे। इस पीरियड में फर्स्ट सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई। मेसोपोटामिया में सुमेरियंस, इजिप्ट में फेरहोस, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना में येलो रिवर सिविलाइजेशन। इन सिविलाइजेशन ने राइटिंग डेवलप की, लॉज बनाए, आर्किटेक्चर डेवलप किया और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी स्टैब्लिश की। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप ऐसी और भी नॉलेज पैक्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसी और क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद जब सोसाइटीज़ बड़ी होने लगी तो एक नई प्रॉब्लम आई। इतने सारे लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करें? इसका सॉल्यूशन था इमेजिन्ड ऑर्डर। ये वो बिलीफ्स और रूल्स थे जो एक्चुअली रियल नहीं थे, लेकिन सब लोग इन पर बिलीव करते थे। उदाहरण के लिए मनी, यानी पैसा। सोचिए एक पेपर नोट एक्चुअली कितनी वैल्यूएबल है। फिजिकली तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हम सब इन पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम इसके बदले में अपनी सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मनी एक इमेजिन रियलिटी है, लेकिन ये काम करती है क्योंकि सब लोग इस पर बिलीव करते हैं। मनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई। चाहे आप किसी भी कल्चर, रिलीजन या कंट्री से हो, मनी की वैल्यू सब समझते हैं। इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल हुआ। लोग दूर दूर की जगहों से गुड्स एक्सचेंज करने लगे। सिल्क रोड जैसे ट्रेड रूट्स डेवलप हुए, जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस को कनेक्ट करते थे। इसी तरह लॉज, रिलीजन्स, नेशंस, कंपनीज, ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर है जो अमेरिका, इंडिया या कोई भी कंट्री फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ बॉर्डर्स हैं जो हमने बना लिए हैं, और एक शेयर्ड बिलीफ है ये कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि लोग अपनी कंट्री के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। रिलीजन भी एक पावरफुल इमेजिन्ड ऑर्डर है। गॉड्स और स्पिरिट्स को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बिलियंस ऑफ लोग इन पर बिलीव करते हैं। इस बिलीफ ने पूरी सिविलाइजेशन को शेप किया है। लोग टेम्पल, चर्चेस और मॉस्क बनाते हैं, वॉर्स लड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। सब एक इमेजिन रियलिटी है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि रिलीजन इवॉल्व होता रहा है।
पहले एनिमिज्म थी, जहां लोग नेचर की हर चीज में स्पिरिट देखते थे। फिर पॉलीथिज्म आई, जहां मल्टीपल गॉड्स थे। फिर मोनोथिज्म आई, जहां एक ही सुप्रीम गॉड की कॉन्सेप्ट थी। आज ह्यूमनिस्टिक रिलीजन भी है, जो ह्यूमंस को सेंटर मानते हैं, न कि गॉड्स को। ये इमेजिन्ड ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बिना लार्ज स्केल कोऑपरेशन इम्पॉसिबल है। अगर सब लोग एक ही मिथ पर बिलीव करें तो लाखों लोग मिलकर काम कर सकते हैं, बिना एक दूसरे को पर्सनली जाने। इजिप्ट के पिरामिड्स, चाइना की ग्रेट वॉल, मॉडर्न कोऑपरेशंस हैं। ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर की पावर का रिजल्ट है। अब आते हैं तीसरे और सबसे रीसेंट रिवॉल्यूशन पर, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये करीब 500 साल पहले शुरू हुआ। इस रिवॉल्यूशन ने मान लिया कि हम अब सब कुछ नहीं जानते। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना ही साइंस की शुरुआत है। पहले लोग सोचते थे कि सारा नॉलेज रिलीजियस टेक्स्ट या एंशिएंट ट्रेडिशंस में है, लेकिन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने कहा हम नहीं जानते, लेकिन हम डिस्कवर कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू किया और नए क्वेश्चंस पूछने लगे। साइंस ने टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया। पिछले 500 सालों में ह्यूमंस ने जितनी प्रोग्रेस की है, उतनी पहले हजारों सालों में नहीं की थी। हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की, मेडिसिन्स बनाई, मशीनें बनाई, कंप्यूटर्स बनाए, इंटरनेट बनाया। हमने मून पर कदम रखा, एटम्स को स्प्लिट किया और जीन्स को एडिट करना भी सीख लिया। लेकिन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था, इसने पूरी वर्ल्ड व्यू ही बदल दी। ह्यूमनिज्म नामक एक नया रिलीजन आया जो कहता है कि ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले लोग गॉड्स को सेंटर मानते थे, लेकिन अब ह्यूमंस को सेंटर माना जाने लगा। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन फ्रीडम, ये सब कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्ल्ड के फाउंडेशंस हैं। साइंस और कैपिटलिज्म ने मिलके दुनिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैपिटलिज्म ने कहा कि प्रोग्रेस के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप रिसर्च में इन्वेस्ट करोगे तो डिस्कवरीज होंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी और प्रॉफिट होगा। इस साइकिल ने मॉडर्न इकोनॉमी को क्रिएट किया। यूरोपियन पावर्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी दुनिया पर राज किया। वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर जाकर कॉलोनीज बनाने लगे। उनके पास बेटर वेपन्स थे, बेटर शिप्स थी, बेटर नेविगेशन टेक्निक्स थी। इस तरह से मॉडर्न इंपीरियलिज्म शुरू हुई, जिसने पूरी वर्ल्ड को रीशेप कर दिया। साइंटिफिक एक्सपेडिशंस ने दुनिया को एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कैप्टन कुक, कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे एक्सप्लोरर्स ने नए लैंड डिस्कवर किए। इन एक्सपेडिशंस के साथ साइंटिस्ट भी जाते थे, जो प्लांट्स, एनिमल्स और कल्चर्स को स्टडी करते थे। ये नॉलेज एक्सपेंशन था जो पहले कभी नहीं हुआ था। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया 18वीं-19वीं सदी में। मशीन्स ने ह्यूमंस और एनिमल लेबर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज खुली, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। लोग विलेजेस से सिटीज में माइग्रेट करने लगे, जॉब्स की तलाश में। एनर्जी की डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया। कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, इन एनर्जी सोर्सेज ने अनलिमिटेड पावर्स दी ह्यूमंस को। अब हम किसी भी चीज़ को मास प्रोड्यूस कर सकते थे। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स आए। कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टीवी और अब इंटरनेट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इकोनॉमी को कम्प्लीटली बदल दिया। पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गई। न्यू जॉब्स क्रिएट हुई, ओल्ड जॉब्स खत्म हो गई, मिडिल क्लास बढ़ने लगी। एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ क्योंकि फैक्ट्रीज को एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए थे। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, फॉरेस्ट कटे, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगी। क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट बन गया। इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ख़राब थे। लोग लॉन्ग आवर्स काम करते थे, कम वेजेस मिलती थी और वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं थी। धीरे धीरे लेबर मूवमेंट शुरू हुए, लॉज बने और कंडीशंस इंप्रूव होने लगी। डेमोक्रेसी फैलने लगी, लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट शुरू हुए, विमेंस राइट्स, सिविल राइट्स, LGBTQ राइट्स। आज की मॉडर्न वर्ल्ड
इन सब स्ट्रगल्स का रिजल्ट है। कंज्यूमर कल्चर भी डेवलप हुई। पहले लोग सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज खरीदते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मास प्रोड्यूस्ड गुड सस्ते हो गए। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ने लोगों को कन्विंस किया कि उन्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ये कंज्यूमरिज्म आज भी जारी है और बढ़ती ही जा रही है। युवाल नोवा हरारी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, क्या ये सारी प्रोग्रेस ने ह्यूमंस को एक्चुअली हैप्पी बनाया? हमारे एंसेस्टर्स जो केव्स में रहते थे, क्या वो हमसे ज़्यादा अनहैप्पी थे, या फिर मॉडर्न लग्जरीज के बावजूद हम पहले से ज़्यादा स्ट्रेस और एंशियस हैं? रिसर्च बताती है कि हैप्पीनेस ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन पर डिपेंड करती है। आज हमारे पास एसी, कार्स, स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई है। हम कॉन्स्टेंटली इसे दूसरों से कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। इससे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। हंटर गैदरर्स की लाइफ सिंपल थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस कम थी। वो अपनी स्मॉल कम्युनिटी में रहते थे, नेचर के साथ कनेक्टेड थे। मॉडर्न ह्यूमंस ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, बड़े सिटीज़ में रहते हैं लेकिन अकेले फील करते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। हरारी ये भी बताते हैं कि हैप्पीनेस बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। कोई व्यक्ति लॉटरी जीत ले या पैरालाइज्ड हो जाए, कुछ समय बाद उसकी हैप्पीनेस लेवल वापस नॉर्मल पर आ जाती है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम हमेशा उसी लेवल पर वापस आ जाते हैं। तो क्या पहले के लोग ज़्यादा हैप्पी थे? इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। हर टाइम पीरियड को अपनी प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस थी। लेकिन ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में चाहते हैं, सिर्फ मटेरियल वेल्थ या जेन्युइन हैप्पीनेस। हिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड रहा है, यूनिफिकेशन। पहले हजारों स्मॉल ट्राइब्स और कम्युनिटीज थी, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी ग्रुप्स में मर्ज होती गई। एम्पायर्स बनी जो बड़े टेरिटरीज पर रूल करती थी और अलग अलग कल्चर्स को एक साथ लाती थी। पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, इन सब ने दुनिया को यूनाइट करने में बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि एम्पायर्स वायलेंट थी और कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एक्सपेंड होती थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को भी मिक्स किया। आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज और गुड्स का एक्सचेंज हुआ। आज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं जहां सब कुछ कनेक्टेड है। इंटरनेट ने इस कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। हम किसी भी देश के साथ इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ये यूनिफिकेशन प्रोसेस अभी भी जारी है। बुक का लास्ट पार्ट बात करता है फ्यूचर के बारे में। आज हम जिस स्टेज पर हैं वहाँ हमारे पास इनक्रेडिबल पावर्स हैं। हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं और शायद जल्द ही ह्यूमंस को अपग्रेड भी कर सकेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ने पहले ही बहुत प्रोग्रेस कर ली है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम डिसीजेस को क्योर भी कर सकते हैं, क्रॉप्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ह्यूमन जीन्स को मॉडिफाई करने लगे? क्या हम डिज़ाइनर बेबीज़ बना सकेंगे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा ब्यूटीफुल हों? ये एथिकल क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है। CRISPR जैसी टेक्नोलॉजीज ने जीन्स को एडिट करना बहुत आसान बना दिया है। साइंटिस्ट अब प्रिसाइजली जीन्स को कट और पेस्ट कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जेनेटिक डिसीज़ को क्योर करना, एजिंग को स्लो करना, शायद ह्यूमंस कैपेबिलिटीज को भी इन्हेंस करना। लेकिन रिस्क भी बहुत बड़े हैं। AI सिस्टम्स अब ह्यूमन से बेहतर कई टास्क कर सकते हैं। चेस खेलना, मेडिकल डायग्नोसिस करना, डेटा एनालाइज करना। फ्यूचर में AI और भी पावरफुल हो सकती है। लेकिन क्या होगा जब AI ह्यूमन से हर चीज़ में बेहतर हो जाएगी? क्या हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी? क्या AI हमें कंट्रोल करने लगेगी? हरारी का कहना है कि हम शायद अगली स्पीशीज बनने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। होमो सेपियंस की जगह होमो देओस, यानी गॉड लाइक ह्यूमंस। हम अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन लाइफ स्पैन बढ़ा सकेंगे, शायद इमॉर्टैलिटी भी अचीव कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ बहुत बड़े रिस्क भी हैं।
क्या ये अपग्रेड सबके लिए अवेलेबल होंगे या सिर्फ रिच लोगों के लिए? अगर सिर्फ रिच लोग ही अपग्रेड हो सकें तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक अपग्रेडेड सुपर क्लास बन जाएगी और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। ये ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन पावर्स के लिए रेडी हैं? हिस्ट्री ने हमें दिखाया है कि ह्यूमंस ने हमेशा अपनी पावर्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं किया। हमने वेपन्स बनाए और वॉर्स लड़े। हमने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया। हमने दूसरी स्पीशीज़ को एक्सटेंड कर दिया। अब हमारे पास और भी ज़्यादा पावर है। न्यूक्लियर वेपन से हम पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से पूरी प्लैनेट को अनइनहेबिटेबल बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से अनकंट्रोलेबल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। एआई से एक सिस्टम बना सकते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। हरारी कहते हैं कि हमें बहुत केयरफुली सोचना होगा। हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप करनी होगी। हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स किसी एक कंट्री की नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी की है। हमें अपने वैल्यूज़ क्लियर करने होंगे। हम किस तरह की दुनिया चाहते हैं। बुक में हरारी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की सफरिंग। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद से हमने बिलियंस ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है। काउज, पिग्स, चिकन्स, शीप। ये एनिमल्स एक तरह से सक्सेसफुल हो गए पॉपुलेशन के टर्म्स में, लेकिन इंडिविजुअली वो बहुत सफ़र करते हैं। फैक्ट्री फार्म्स में एनिमल्स को टेरिबल कंडीशन में रखा जाता है। उन्हें नेचुरल बिहेवियर एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं होती। ये एक एथिकल इशू है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हरारी आर्ग्यू करते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शायद एनिमल्स के लिए एक डिज़ास्टर था, भले ही उनकी स्पीशीज़ न्यूमेरिकली सक्सेसफुल हो गई हो। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के साथ ही राइटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। जब सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई तो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी। पहले अकाउंटिंग के लिए राइटिंग डेवलप हुई। टैक्सेस, ट्रेड्स, प्रॉपर्टीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग ने नॉलेज को प्रिजर्व करने में हेल्प की। अब इंफॉर्मेशन सिर्फ ओरल ट्रेडिशन पर डिपेंड नहीं थी। बुक्स लिखी जा सकती थी, लॉज डॉक्यूमेंट किए जा सकते थे, हिस्ट्री प्रिजर्व की जा सकती थी। इसने ह्यूमन कल्चर को एक नया डायमेंशन दिया। डिफरेंट सिविलाइजेशन ने डिफरेंट राइटिंग सिस्टम डेवलप किए, जैसे चाइनीज़, जापानीज़, हिंदी, इंग्लिश एट्सेट्रा। आज हम डिजिटल एज में हैं जहां अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर और एक्सेस की जा सकती है। ये इवोल्यूशन जारी है। हरारी बुक में ये भी डिस्कस करते हैं कैसे जेंडर बेस्ड हायरार्कीज डेवलप हुई। लगभग सभी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में पैट्रियार्की थी, यानी मेल डोमिनेंस। लेकिन क्यों? इसका कोई क्लियर बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है। ये एक इमेजिन्ड ऑर्डर है जो कल्चरली कंस्ट्रक्ट हुई। डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरह की सोशल हायरार्कीज थी। कुछ में कास्ट सिस्टम थे, कुछ में रेशियल हायरार्कीज थी, कुछ में क्लास बेस्ड डिवीज़न था। ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे। लोग इन हायरार्कीज को नेचुरल मानने लगे, जबकि ये एक्चुअली ह्यूमन मेड थी। मॉडर्न टाइम्स में इक्वालिटी की मूवमेंट शुरू हुई। स्लेवरी अबॉलिश हुई, विमेंस को राइट मिले, सिविल राइट्स मूवमेंट हुए, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। ये फाइट जारी है। तो दोस्तों, सेपियंस बुक हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, हम ह्यूमंस कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है, हम इवोल्यूशन का रिजल्ट है। हम बाकी एनिमल से इतने अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमारी सक्सेस की मेन वजह है हमारी इमेजिनेशन और कोऑपरेशन की एबिलिटी। दूसरी बात, ज़्यादातर चीज़ें जिन पर हम बिलीव करते हैं वो एक्चुअली इमेजिन्ड हैं। मनी, नेशंस, रिलीजन्स, कंपनीज, ह्यूमन राइट्स, ये सब शेयर्ड मिथ्स हैं। लेकिन ये मिथ पावरफुल है क्योंकि ये हमें कोऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। इन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन से मिथ्स हेल्पफुल हैं और कौन से हार्मफुल। तीसरी बात, प्रोग्रेस हमेशा अच्छी नहीं होती। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने हमें ज़्यादा फूड दिया लेकिन कम हैप्पीनेस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने वेल्थ दी लेकिन पॉल्यूशन भी। हमें सोचना चाहिए था कि प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये एक्चुअली अच्छी है। चौथी बात,
हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमने अपने प्लैनेट्स को, दूसरी स्पीशीज को और खुद को भी इफेक्ट किया है अपनी चॉइसेस से। फ्यूचर में हमारे डिसीजंस और भी इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हमारी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। पांचवी बात, हमें हम्बल रहना चाहिए। हम सब कुछ नहीं जानते। साइंस ने प्रोग्रेस की है इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करके। हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, नए आइडियाज़ एक्सेप्ट करने चाहिए और कॉन्स्टेंटली सीखते रहना चाहिए। छठी बात, कोऑपरेशन ही हमारी सुपर पावर है। इंडिविजुअली हम वीक हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम इनक्रेडिबली पावरफुल हैं। लार्ज स्केल कोऑपरेशंस की एबिलिटी ही वो चीज़ है जो हमें बाकी स्पीशीज से अलग बनाती है। इसे हमें पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। सातवीं बात, फ्यूचर अनसर्टेन है और हमारे हाथ में है। हम पैसिव स्पेक्टेटर्स नहीं हैं। हमारी चॉइसेस डिटरमाइन करेंगी कि ह्यूमैनिटी किस डायरेक्शन में जाएगी। टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, सब कुछ हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। सेपियंस सिर्फ एक हिस्ट्री बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। युवाल नोआ हरारी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। बुक पढ़ने या सुनने के बाद आप दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो नेचुरल या इनएविटेबल लगती हैं वो एक्चुअली ह्यूमन मेड हैं। इससे हमें पावर मिलती है जो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। बुक ये भी रिमाइंड कराती है कि हमारी चॉइसेस मैटर करती हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। हम जो डिसीजंस लेते हैं डेली लाइफ में, पॉलिटिक्स में, बिजनेसेस में, वो सब मिलकर हमारा फ्यूचर शेप करते हैं। तो हमें कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हरारी की राइटिंग स्टाइल बहुत एक्सेसिबल है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी वो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। उनका एग्जाम्पल्स रिलेटेबल होते हैं और आर्गुमेंट्स लॉजिकल होते हैं। इसलिए ये बुक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बनी और मिलियंस ऑफ लोगों ने इसे पढ़ा। बुक हमें क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेज करती है। वो चीज़ों को क्वेश्चन करना सिखाती है जो हम नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पर्सपेक्टिव बहुत वैल्यूएबल है मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ हम बहुत सी एजम्पशंस के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी युवाल नोआ हरारी की मास्टरपीस सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए डिस्कवर विद निखिल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बुक के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप एग्री करते हैं हरारी के आइडियाज़ से? बुक की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कौन से टॉपिक पे ऑडियो बुक आप नेक्स्ट सुनना चाहते हैं? आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हमें बताते हैं कि आप क्या कंटेंट चाहते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस से रिलेटेड ऐसी और बुक्स के बारे में जानना है तो हमारी दूसरी वीडियोस देखिए। हम रेगुलरली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज पैक्ड कंटेंट लाते रहते हैं। एक आखिरी बात, सेपियंस पढ़ने या सुनने के बाद आप दुनिया को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। आप समझने लगेंगे वो एक्चुअली चेंजेबल है। ये रियलाइजेशन एम्पावरिंग है। तो इस नॉलेज का यूज़ पॉजिटिवली कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने आप से सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।